हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, उसका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं आपको बता दूं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो बीएससी फाइनल ईयर और एमएससी प्रीवियस ईयर के अंदर इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इसको समझते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो देखें, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर। तो मैं आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसे हैं। तो देखो, मैं बताऊंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो इसको पूरा हम समझते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी आई कहाँ, ये सारी बातें क्या है, तो मैं आपको बताऊं। तो देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो हम कहेंगे ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होने के साथ साथ में हम कहते हैं ये क्या काम करती है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यौगिक होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को क्या करने में, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, स्ट्रक्चर को पहचानती है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक का यूज करते हैं। उस टेक्निक का नाम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें जो स्पेक्ट्रम लेने के लिए जो लिया जाता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा, ठीक है। और इस टेक्निक को फिर क्या कह दिया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसके द्वारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो देखो, ये स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, इसका जो परिपथ चित्र क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, मैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप ध्यान रखना कि जो सोर्स के रूप में लिया जाता है, रेडिएशन ली जाती है, वो होती है ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो हमने कहा ये हमारा ईएमआर सोर्स है। यहाँ पे मैंने सैंपल ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सैंपल, ठीक है। मतलब मेरे ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर मैंने क्या भर लिया है, सैंपल फिल कर लिया है। उस सैंपल को मैं यहाँ पे डिटेक्टर से जोड़ देता हूँ। किससे जोड़ देता हूँ, डिटेक्टर। मतलब वो ये चेक करेगा कि यहाँ से आने वाली जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है, डिटेक्टर, ठीक है। और डिटेक्टर को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर से जोड़ देता हूँ, ठीक है। उस स्पेक्ट्रोमीटर में क्या प्राप्त होगा अपने को, स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो, हमने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से निकलेगी, ईएमआर सोर्स है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सैंपल में से गुजरेगी। और सैंपल में से गुजरने के बाद उस लाइट का एब्जर्वेशन होगा और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो डिटेक्टर में जाएगी। और डिटेक्टर उस रेडिएशन को देखकर, उसको इंटेंसिटी को देखकर, फिर ये स्पेक्ट्रम में उसका हमें एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रा। तो हम कहेंगे कि ये हमारा स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसमें अपने को क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको सैंपल में से गुजारेंगे तो वो सैंपल उस लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लाइट को ट्रांसमिटेड करेगा, तो वो डिटेक्टर में जाएगी, डिटेक्टर के बाद में वो स्पेक्ट्रोमीटर में जाएगी, तो हमें उसका एक क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रा किस रूप में दिखाई देगा, सिग्नल के रूप में। किस रूप में दिखाई देगा अपने को, सिग्नल के रूप में अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये वाला जो काम होता है वो काम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन होता है, रेडिएशन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की स्टडी की जाती है, अवशोषण की। तो मैंने आपको पहले टेक्निक बता दी है कि ये टेक्निक है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। और आपको बता दूं कि बीएससी सेकेंड ईयर में एक बियर लैम्बर्ट लॉ होता है, बियर नियम और लैम्बर्ट नियम, तो वो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर आधारित है। आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तब आप वहाँ पे क्या पढ़ते हो, बियर लैम्बर्ट लिया, ठीक है, नियम। तो ये आप एक बार फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो रेडिएशन है ईएमआर का, उनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। तो देखो, अब हम देखते हैं रेंज ऑफ ईएमआर।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसकी रेंज क्या है। आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से हमें प्राप्त होगी। हम कहते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है वो प्रकाश क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है इनका ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का क्रम, और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन का यूज किया जाता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं उसे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज ऑफ ईएमआर, रेंज ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अपने को रेंज देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज में आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी रेडियो वेव, उसके बाद होती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद में होती है आईआर, इंफ्रारेड बोलते हैं जिसको, अवरक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे उसके लिए। आईआर के बाद में आती है विजिबल, जिसको हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो क्या होता है, दृश्य प्रकाश। और विजिबल के बाद में होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी के बाद में मतलब यूवी लाइट, और यूवी के बाद में होती है हमारे पास हम कहेंगे एक्सरे, और एक्सरे के बाद में होती है गामा रेस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये हमारी ईएमआर का रेंज हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज हो गया। सबसे जो कम रेडिएशन मतलब जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है वो किसकी होती है, रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव की, फिर आईआर, फिर विजिबल, फिर यूवी और फिर एक्सरे और गामा। हम कहते हैं ना कि एक्सरे, आप कई मूवियों में देखते हैं कि जो गामा रेज होती है उसके सामने आदमी जाता है और वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसमें से निकल जाती है। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होगी वो गामा की होगी, फिर होगी एक्सरे की, ठीक है। तो हम चलते हैं इधर से, हम कहेंगे लेफ़्ट से राइट जाने पर, मतलब हम ये कहेंगे कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। एनर्जी मतलब हम कहेंगे इनकी एनर्जी का मान है वो क्या होगा, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगी, और साथ साथ में एनर्जी बढ़ती है तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है डेल ई बराबर क्या होता था भाई, एच न्यू। एच तो डायरेक्टली एच तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। तो एच हटाते हैं तभी तो प्लांक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं न्यू भी डेल ई बढ़ेगा तो न्यू बढ़ेगा, न्यू बढ़ेगा तो वेव नंबर भी बढ़ेंगे, और वेव नंबर बढ़ेंगे तो आप याद रखना लैम्डा का मान घटेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि म्यू बार बराबर क्या होता है, 1 लैम्डा होता है, क्या होता है, 1 लैम्डा। तो अगर तरंग संख्या, म्यू बार का अर्थ हो रहा है तरंग संख्या, तरंग संख्या मतलब वेव नंबर, वेव नंबर क्या होते हैं, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के इक्वल होते हैं। तो हमने कहा कि इसका इन्वर्स है लैम्डा वेव नंबर के, तो हमने कहा कि ये इनका ऑर्डर होगा। अगर क्या हो, इधर जा रहे हैं तो एनर्जी का मान बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, साथ साथ में वेव नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन लैम्डा का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। लैम्डा अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये एक्सिस है, तो ये अगर ऐसे जाती है तो हम कहेंगे कि लैम्डा किसे कहेंगे, ये जो दो श्रृंग है इनके जो बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे, ठीक है। जो टफ है, टफ के हम कहेंगे जो दो हाईएस्ट पीके हैं उनके जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, लैम्डा कहलाएगी, जिसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, ये बात हमें पता चल गई। ये हमारे ईएमआर का क्या हो गया, पूरा ऑर्डर हो गया कि ये सबसे कम जो एनर्जी होती है वो रेडियो वेव में होती है, फिर माइक्रोवेव में, फिर आईआर, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा। मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा रेज वाले में होती है। तो ये बात हम कर चुके हैं, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको लैम्डा बता दिया है, लैम्डा क्या होता है, और ये भी ध्यान रखना अगर मैं कहता हूँ तो ये भी लैम्डा ही होगा, ध्यान रखना। श्रृंग हो चाहे गर्त हो, इनके जो दो तरंगों की बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य, ठीक है भाई। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब हम बात करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ये तो अभी तक हमने बेसिक बात कर ली है कि इसमें कौन कौन सा क्या है, एनर्जी ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है हमने। अब बात करने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्योंकि हमारा टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी था। तो उसको स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो देखिए देखें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीन समझ चुके हैं हम, अब हमें एनएमआर कार्ड समझना है, ठीक है। तो देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ये तीन वर्ड है, एन का अर्थ है न्यूक्लियस, एम का अर्थ है मैग्नेटिक, ठीक है, और आर का अर्थ है रिजोनेंस। तो देखो न्यूक्लियस का अर्थ होता है नाभिक से। आप ये सर देख रहे होंगे कि सर न्यूक्लियस तो हमारा नाम सुना है, मतलब नाभिक। और आप सभी जानते हैं नाभिक क्या होता है। हम कहते हैं कोई एटम है, एटम का जो सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र में हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं भाई, न्यूक्लियस मतलब केंद्र में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कहीं ना कहीं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस की बात की जाएगी, ठीक है। फिर है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का अर्थ आप जानते होंगे चुंबक से है। मैग्नेटिक अर्थ कहाँ से लिया गया है, चुंबक से। और रिजोनेंस का अर्थ है कि कोई, हम कहेंगे कि कोई फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब दो फ्रिक्वेंसी होगी, उनका कोई जुड़ना होगा, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी से लिया गया है, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये सभी हम देखेंगे, रिजोनेंस होता क्या है इसको हम देखेंगे, ठीक है। मतलब वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ रिलेटेड बात है रिजोनेंस की। ये रिजोनेंस ऑर्गेनिक वाला नहीं है, आप उसको मत समझ लेना, ठीक है। तो ये कोई वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी से कुछ लिया गया है, तो उसे हम समझेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। तो हम कहेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है कि जो रीजन होता है, इसका क्षेत्र होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता दी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा नाम तो आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पूरा, इसको कैसे समझें। देखो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है कि इसमें जो रीजन है वो क्या होगा। देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत कम हम कहेंगे रेडिएशन चाहिए, और वो रेडिएशन कौन सी चाहिए, रेडियो वेव। कौन सी चाहिए, हम कहेंगे कि यहाँ पे रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से रीजन की ईएमआर का यूज़ किया जाता है, तो रीजन होगा रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव का यूज़ किया जाएगा। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कब आपको देखने को मिलेगी, कब आपका वहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, कहाँ अपने को देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि जो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियई होता है। कौन होता है, न्यूक्लियई मतलब नाभिक। नाभिक हम कहेंगे, नाभिक में जो आई का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम कहते हैं न्यूक्लियस की जो स्पिन है, न्यूक्लियस की जो क्या है स्पिन है, उस स्पिन का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दर्शाएगा, और न्यूक्लियर स्पिन का मान 0 से ज़्यादा है तो वो क्या शो करेगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेगा, ठीक है। तो ये हमने बताया कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कहा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस इसका फुल फॉर्म है, और इसको हम कहेंगे ये कब शो करेगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम कहेंगे रेडियो वेव में शो करेगा। और इसकी कंडीशन क्या है, मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, तो ये इसमें जो न्यूक्लियई की जो स्पिन है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो अब हम देखते हैं कि कब कब जो न्यूक्लियई है वो एक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके लिए, देखें अब आप समझें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हम कहेंगे जो न्यूक्लियई है
न्यूक्लियई है, मतलब जिसको हम नाभिक बोलते हैं, ये न्यूक्लियई क्या होना चाहिए, देखना। न्यूक्लियई मतलब नाभिक। हम कहेंगे एक तो होता है नॉन मैग्नेटिक और एक होता है मैग्नेटिक न्यूक्लियई। नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियई का अर्थ क्या है समझना। नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियई का अर्थ क्या है इसको हम समझते हैं। तो देखो, जिसकी न्यूक्लियर स्पिन का मान, मतलब न्यूक्लियर स्पिन को यहाँ पे मैं आई से, क्योंकि देखो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन को इलेक्ट्रॉन स्पिन लिखते हैं तो वहाँ पे हम एमएस का यूज़ करते हैं, या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम कहते हैं या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, या इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उसको हम -1/2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियस की स्पिन से बात करें। आप कहोगे सर न्यूक्लियस की स्पिन कैसे देखें, तो हम अभी देखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस स्पिन कैसे करता है उसकी सारी बात हम डिटेल से करने वाले हैं। तो एक बार हम छोटे से इसको ब्रीफ रूप में समझ रहे हैं कि ये क्या है। तो हम कहेंगे न्यूक्लियई होता है वो 2 प्रकार का होगा, या तो नॉन मैग्नेटिक होगा या मैग्नेटिक होगा। नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियई क्या होगा, हम कहेंगे जिसकी न्यूक्लियर स्पिन का मान क्या होता है, 0 होता है। जिसकी न्यूक्लियर स्पिन का मान क्या होगा, 0 होगा, तो हम कहेंगे वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। वो कंपाउंड क्या होंगे, एनएमआर इनएक्टिव होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँ, कार्बन C612, कार्बन 12 स्पेक्ट्रोस्कोपी, एन में कह दूँ कार्बन 12 के बाद में ऑक्सीजन 16, और मैं एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूँ अभी सल्फर 32। ये सारे कंपाउंड क्या होंगे, हम कहेंगे एनएमआर इनएक्टिव होंगे। अभी हम देखेंगे, आप ये कहोगे सर आपको कैसे पता लगा ये कौन कौन से हैं, एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव होंगे, वो कैसे होंगे, ये सारी ट्रिक अभी हम देखेंगे। बस एक बार थोड़ा सा इसका न्यूक्लियई का हम ब्रीफ इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैग्नेटिक न्यूक्लियई होगा तो उसका आई का मान 0 नहीं होगा, ठीक है, तो वो होगा एनएमआर एक्टिव होगा। जिसका न्यूक्लियर स्पिन का मान 0 नहीं होगा वो कंपाउंड क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। जैसे H11 N715, और मैं कह दूं F19, ठीक है। तो ये काफ़ी हैं यहाँ तक। बोरोन 10 भी होता है ये वाला, बस काफ़ी हैं इतने। अगर ऐसे कंपाउंड आप, अपने को तो यही पढ़ना है वैसे तो, और बाकी सारे EMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखे जाते हैं, तो हमें तो यही पढ़ना है। मतलब मैग्नेटिक न्यूक्लियई क्या होगा, हम कहेंगे ऐसी न्यूक्लियई जिनकी स्पिन का मान 0 नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक न्यूक्लियई, और एनएमआर वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। मतलब आपको एग्जाम में दिया जाता है कि ये कंपाउंड दे देते हैं, कंपाउंड दे देते हैं, और क्वेश्चन क्या कहा जाता है देखना, कि जैसे C12 लिख दिया, N14 लिख दिया, और ऑक्सीजन 16 लिख दिया, H1 लिख दिया, और N15 लिख दिया। तो N15 और बोरोन 10, और आपको कह दिया कि निम्न में से आप एनएमआर एक्टिव को छांटिए, निम्न में से कौन सा कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होगा। तो आप क्या कहोगे कि आप इन कंपाउंड में से छांटना पड़ेगा कि एनएमआर इनएक्टिव क्या है। तो अभी मैंने कहा जिनके न्यूक्लियर स्पिन का मान क्या है, 0 है, वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। जैसे कार्बन 12 है, तो अभी इसमें देखोगे आप कार्बन 12 है वो इनएक्टिव है, और ऑक्सीजन 16 भी इनएक्टिव है। अब ये कैसे हुई है सर, हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, न्यूक्लियई होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियई और मैग्नेटिक न्यूक्लियई। और नॉन मैग्नेटिक क्या होंगे, जिनकी न्यूक्लियर स्पिन का मान 0 होगा वो नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियई कहलाएंगे, और वो कंपाउंड सारे एनएमआर इनएक्टिव होंगे। और मैग्नेटिक न्यूक्लियई क्या होंगे, जिनके आई का मान 0 नहीं होगा वो एनएमआर एक्टिव होंगे, और उनकी स्पिन का मान ये होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके आगे कौन से कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, इसको कैसे पता करें, ठीक है। तो उसको हम समझने जा रहे हैं, समझें आप उसको। तो देखें, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियई एनएमआर एक्टिव होंगी, कौन से नहीं होंगी, उसको कैसे पता करें। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियई। देखो
इसको हम कैसे पता करेंगे कौन से NMR एक्टिव है कौन से नहीं है? तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर इवन है, इवन मतलब हम कहेंगे एटॉमिक नंबर सम है और मास नंबर भी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ध्यान से समझना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों अगर इवन होते हैं, अगर दोनों इवन होते हैं, दोनों सम होंगे, तो उस कंडीशन में हमेशा आई का मान होता है वो हमें जीरो प्राप्त होगा। अब आप कहोगे सर ये जीरो हम निकालते कैसे न्यूक्लियर स्पिन का मान? तो देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा निकाले जाते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा निकाले ये हमारे है नहीं है, हमें तो बस सीधा सा सिंपल से समझना है कि उनको इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको सीधा मेजर कैसे करेंगे। तो हमें याद रखना है जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों का इवन होगा कोई कंपाउंड का, तो उनके आई का मान क्या होगा? जीरो। ठीक है, जैसे में और आई का मान जीरो होगा तो वो क्या होगा? NMR इनएक्टिव होगा। NMR क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर क्या होता है भाई? 12 होता है। तो आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर भी इवन है, मास नंबर भी इवन है। अब मैं दूसरी बात कहूँ एटॉमिक नंबर इवन के बाद में दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर क्या होता है? 16 होता है। तो ये भी आप देख रहे हैं दोनों इवन है, तो मतलब ये भी NMR इनएक्टिव होगा। अब दूसरा देखते हैं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड आप देख रहे हैं NMR क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन है समय, तो आप वहाँ पे आंग मीच के लिख सकते हो वो NMR इनएक्टिव होंगे। अब बात करते हैं दूसरी बात करते हैं मास नंबर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास नंबर, और इसको मैं दो भाग में बांट रहा हूँ, समझना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास नंबर अगर ओड हो, मास नंबर क्या है? ओड, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? इवन है। एटॉमिक नंबर इवन है लेकिन मास क्या है? यहाँ पे ओड है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास क्या है? इवन, और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, वो क्या है? ओड है। तो देखिए अगर दोनों इवन होते हैं तब तो जीरो है, और दोनों जीरो नहीं होते तो वहाँ उस कंडीशन के अंदर क्या होगा समझना। अगर हम कहेंगे मास नंबर हमारे ओड है और एटॉमिक नंबर क्या है? इवन है, तो क्या होगा वहाँ पे? आप देख सकते हैं उनके आई का मान जीरो नहीं होगा, उनके आई का मान होगा वहाँ पे आई बराबर होगा हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। ठीक है, और अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर अगर इवन होता है तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन होता है तो क्या होगा? वहाँ पे आई का मान 1 2 3 मतलब इंटीग्रल के अंदर पाए जाएंगे, 1 2 3 4 के अंदर रूप में पाए जाएंगे। तो अब देखो डैश 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 ये ऐसे चलता जाएगा, ETC। देखो जैसे इनके कंपाउंड के नाम पढ़ते हैं, तो जैसे मैं कहूँ आपके 1H1, सॉरी ये दोनों ही ओड है, इसमें दोनों ही क्या है? ओड है, और इसमें क्या है? इवन है, और ये क्या है? ओड है। एटॉमिक नंबर दोनों के ही ओड है। ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही ओड होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो 1H1 आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर भी ओड है और मास नंबर भी क्या है? ओड है। ठीक है, फिर मैं कहूँ नाइट्रोजन 715, ये भी आप देख रहे हैं ओड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कई और है कंपाउंड, जैसे बोरोन 11 है। बोरोन कौन है? 11। तो आप देख सकते हैं बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो ये वाला भी क्या है? ओड है। तो ऐसे कंपाउंड आप लिख सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर ओड दिखें और मास नंबर भी ओड दिखे तो आप वहाँ समझ आना उनकी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर है, 1/2 है, 3/2 है, 5/2 के फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मास नंबर अगर अपने पास इवन है, मास नंबर अपने पास इवन है लेकिन एटॉमिक नंबर ओड है, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना एग्जाम्पल, उस कंडीशन के अंदर एग्जाम्पल याद रखना N14 7, ये 15 था, ध्यान रखना यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है। अब मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ? और एग्जाम्पल के रूप में लिख सकता हूँ बोरोन 10, एटॉमिक नंबर वहाँ पे 5 है,
और बोरोन के बाद में एक कंपाउंड और आ सकता है, बोरोन के बाद में डिट्यूरियम, कौन सा लिख सकते हैं, D2। ठीक है, ये इतने स्पेक्ट्रम में उन सभी की जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, E1 के अंदर 1 2 3 फ्रैक्शन के रूप में होगी, 1 2 3 4। और लेकिन जो अगर मास अपने पास ओड होता है और एटॉमिक नंबर ओड होगा तो वहाँ पे अपने पास वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन 1/2 3/2 5/2 के फॉर्म में होगी, जबकि E1 के होता है अंदर मास नंबर तो इंटीग्रल के रूप में होगी 1 2 3 4। तो आपको अब मैंने बता दिया आई का मान 0 होगा कि ये नहीं होगा, उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये आपको देखने की ट्रिक आ गई। ठीक है, तो आप मास नंबर से याद रखें, मतलब अगर दोनों इवन होते हैं तो वहां 0 होगा। अगर मास नंबर अगर ओड देखने, मास नंबर इवन और ओड हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर आप देख लेना, अगर दोनों कंडीशन में ओड होता है और मास नंबर भी ओड मिले तो वहां पे इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे इवन होगा तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया आ गया कि इसको कैसे हम अरेंज करेंगे न्यूक्लियाई को। ठीक है, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो, अब हम देखते हैं कि एनएमआर सिग्नल हमें कैसे प्राप्त होता है, उसकी हम सारी बातें करते हैं। यहाँ तक ये हो चुका है, आई की वैल्यू हम कैसे डिरेक्ट करेंगे, जो मैंने आपको कुछ पहले बेसिक स्टार्ट किया था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं एनएमआर सिग्नल हमें कैसे प्राप्त होगा, वो देखते हैं। देखो, समझते हैं हाउ एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व। तो देखो, एनएमआर सिग्नल को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो हमें देखना है। तो एक बार मैं स्क्रीन देख लेता हूँ, सही तो आ रही है ना। देखो, अब हम देखते हैं एनएमआर सिग्नल हमें कैसे प्राप्त होंगे। तो देखो, एनएमआर सिग्नल कैसे प्राप्त होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे मैं ये एटम बनाता हूँ, आपने पढ़ा है कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होता है, और इसके चारों ओर हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता रहता है, गति करता रहता है। ठीक है भाई, अब देखो, जैसे हमें पता है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। आप सभी को पता है कि ये जो पृथ्वी है वो सन के क्या करती है, चारों ओर क्या करती है, राउंडेड शेप में मोशन करती है। साथ साथ में मोशन के साथ साथ में वो अपने एक्स पर भी क्या करती है भाई, घूमती रहती है ना, हम कहेंगे स्पिन करती रहती है अपने एक्स पर भी। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, साथ साथ में अपने एक्सिस पर भी क्या करता है, घूमता है। ये हम सभी को पता है। साथ साथ में अब वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन इस चारों ओर चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के और अपने एक्स पर मोशन करता है, घूमता है, एक्सिस पर रोटेट करता है, तो वैसे ही हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन भी क्या करता है, हम कहेंगे जो प्रोटॉन भी क्या होगा, जैसे मैं ये कहूँ, ये प्रोटॉन भी क्या होगा, अपने एक्स पर ये घूमेगा, ये रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो भी क्या होता है, घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो रोटेट करने के साथ साथ में हम कहेंगे, रोटेट करने के साथ साथ में वो अपने एक्सिस पर भी क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, स्पिन करेगा। तो हम कहेंगे वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मैं कहूँ ये हमारी एक्सिस थी, तो इसको मैं कहूँ जैसे इस एक्सिस पर वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है समझना। हम कहेंगे जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस में क्या करेगा, घूमेगा। मतलब ये न्यूक्लियस में घूम रहा है, साथ साथ में अपनी एक्स पर भी रहकर ये क्या करेगा, फ्री ऑफ मोशन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन करता है वैसे ही सेम नेचर कौन प्रदर्शित करता है, प्रोटॉन करता है। तो हम कहेंगे प्रोटॉन का भी एक, हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं टिनी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, टिनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई वस्तु मोशन करती है तो वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करती है।
ठीक है। तो हमने कहा ये जो न्यूक्लियस होगी वो चारों रोटेट तो करेगी, मतलब इसके अंदर रोटेट तो करेगी, साथ साथ में अपने एक्स पर भी रोटेट करेगी, घूमेगी। तो हम कहेंगे स्पिन करेगी, तो स्पिन करेगी तो क्या होगा, हम कहेंगे वो एक टिनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगी। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अपनी जो न्यूक्लियस है, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से स्पिन करता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। वैसे ही सेम प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन या तो वो जब उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो मैग्नेटिक फील्ड चाहे हो या ना हो तो वो दो प्रकार से क्या करेगा, बिहेव करेगा। एक तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक वो किस तरफ रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं कहूँ पंखा है, ठीक है, पंखा होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, उसको अगर मैं घुमाऊं तो वो घूमेगा, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। मतलब जो अपने पास जो न्यूक्लियस है जो हाइड्रोजन का, वो क्या होगा, चाहे इसको क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, इसका न्यूक्लियस है वो दोनों तरफ रोटेट करेगा। जब इस पर क्या कर लिया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है इस पर। तो क्या होता है, समझना हमारे पास पहले जो न्यूक्लियस था वो ऐसे अव्यवस्थित पड़ा था। ठीक है, हर कहीं मतलब उसका डायरेक्शन था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रेंडमनेस कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, इसकी कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी और एक स्पेसिफिक कुछ उस पर लगा हुआ नहीं था। तो हम कहेंगे कि ये अपने आप के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर रहे थे, एक दूसरे नष्ट कर रहे थे, कंप्लीटली नष्ट कर रहे थे, कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही इस पर हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जिसको हम म्यू एच नोट के द्वारा भी लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की न्यूक्लियस है वो दो प्रकार की स्टेट में चेंज हो जाएगी, एक हो जाएगी अल्फा और एक हो जाएगी बीटा। अल्फा और बीटा, तो देखो अब अल्फा और बीटा हमने बनाया, तो अल्फा स्टेट कौन सी होगी, हम कहेंगे जिसकी एनर्जी, मतलब जो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, जो कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में है, उसको बोलेंगे अल्फा स्टेट। और अल्फा स्टेट वाले न्यूक्लियस की जो स्पिन होगी, मैं कहूँगा इसकी एनर्जी होगी वो कम होगी, एनर्जी लो होगी। और एनर्जी लो होगी तो ये कौन से फॉर्म में होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा। और जब हम कहते हैं इस न्यूक्लियस पर, एक ये भी तो कंडीशन हो सकती है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी और क्लॉकवाइज वाले की ये डायरेक्शन होगी। तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अलाइंस है, इसके ऑपोजिट है। तो हम कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हम कहेंगे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ये क्या कर रहा है, निरस्त करने का काम कर रहा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो हम कहेंगे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसको क्या करेगा, धक्का देगा। लेकिन ये वाला आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो ये फटाफट मैग्नेटिक फील्ड को ग्रहण करके ये ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा। मतलब हम कहेंगे इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, डेल ई कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल ई। और ये बाहर से जब इसको ईएमआर मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब जो जितना डिफरेंस है एनर्जी का उतने डिफरेंस की एनर्जी इसको मिल जाए, तो ये इस अल्फा स्टेट से कौन सी स्टेट में चला जाएगा, बीटा स्टेट में चला जाएगा। अल्फा स्टेट से कौन सी स्टेट में, बीटा में। और बीटा वाले को मिल जाए तो वो बीटा से कहाँ चला जाएगा, अल्फा में। तो हम कहेंगे जो एनर्जी यहाँ पे ये मिली है डेली, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जो ईएमआर के थ्रू मिली है उसी को हम बोलते हैं रिजोनेंस। क्या बोलते हैं, इसी परिघटना को रिजोनेंस बोलते हैं। जब अल्फा स्टेट बीटा में चेंज हो जाए और बीटा अल्फा में चेंज हो जाता है तो इस स्टेट को हम, इस एनर्जी को हम क्या कह देंगे, रिजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो और इस संक्रमण को रिजोनेंस कह देंगे। हमने कहा ये अल्फा स्टेट वाला इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ग्रहण करके ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो हम कहेंगे इजीली चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इस ईएमआर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये फटाफट ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा। तो ये एनर्जी जितनी मैच करनी चाहिए थी उतनी एनर्जी मिल गई उसे ईएमआर से, और वो एनर्जी ही मिलना उसको क्या कहलाएगी, एक प्रकार का रिजोनेंस कहलाएगा। अल्फा से बीटा स्टेट में, मतलब उसकी स्पिन क्या हो गई, चेंज हो गई न्यूक्लियस की, प्लस से ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज बन गया वो।
अब देखो हम कहेंगे कि ये जो पहले न्यूक्लियस था उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ था, तो वो हम कहेंगे रेंडमली जचा हुआ था, बिखरा हुआ पड़ा था। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा तो वो दो स्टेट में चेंज हो गया, अल्फा और बीटा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये स्टेट कैसे निकालें हम, स्टेट का हमें कैसे पता चले किसी में अल्फा और बीटा बनेगी नहीं बनेगी। तो उसका फॉर्मूला होता है 2i+1। क्या होता है? 2i+1। तो देखो हम कहते हैं 2i+1 का अर्थ क्या है, जैसे मैं कहूँ H11 के लिए बात करते हैं, क्योंकि हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे है BSc फाइनल ईयर में वो है H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। H1 मतलब प्रोटॉन की स्टडी करना। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई H1 NMR के लिए आई का मान अभी मैं कुछ देर पहले करवा के आया था कि इसमें मास नंबर क्या है H1 NMR में, H11 में मास क्या है, ओड है, और एटॉमिक नंबर भी क्या है, ओड है। एटॉमिक नंबर भी क्या है, ओड है। तो दोनों ओड है, तो हमें पता है इनकी आई का मान होगा वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, मतलब 1/2 है। तो यहाँ पे मैं आई का मान लिखूँ 2 × आई का मान क्या हो जाएगा 1/2 + 1। तो 2 से 2 काटोगे तो यहाँ पे स्टेट कितनी बनती है 2। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पे N715 की कितनी होगी, N715 की स्टेट कितनी होगी, तो आप कैसे स्पिन स्टेट कैसे पता करेंगे, वही फॉर्मूला 2i+1। अभी हमने देखा था C1715 में, यहाँ भी एटॉमिक नंबर ओड है और मास नंबर भी क्या है, ओड है। तो इसका भी स्पिन का मान क्या होगा 1/2। तो आप क्या कह सकते हो 2 × 1/2 + 1। तो ये इसकी भी कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि इनकी स्पिन स्टेट का मान कितना होगा। तो हमने देखा कि जो H1 NMR में जो प्रोटॉन होता है वो दो फॉर्म में होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा फॉर्म वाले की एनर्जी कम होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे लगाया जाएगा तो वो अल्फा से बीटा स्टेट में चेंज जाएगा। तो इस चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो एनर्जी ग्रहण करता है उस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और वो किसके बराबर होती है, डेल ई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, डेल ई के द्वारा, डेल ई के बराबर। तो ये हमने देखा कि ये कैसे है, ये जो मैग्नेट को हम कैसे समझते हैं, एक रिजोनेंस एनर्जी क्या है और सिग्नल हमें कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमने कहा कि सिग्नल जब अल्फा से बीटा में जाएगा और बीटा से या अल्फा में आएगा तो वो क्या देगा, सिग्नल को क्या करेगा, शो करेगा। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि NMR सिग्नल वगैरह क्या है। अगले जो वीडियो में हम देखेंगे कि सिल्डिंग डीसिल्डिंग क्या है। सिल्डिंग डीसिल्डिंग के बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये सिग्नल कैसे प्राप्त होते हैं, TMS क्या है, इन सभी की बातें करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी वो डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।